हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीपल्स लाइव्स वाला टॉपिक। मतलब इंडिया में दिल्ली सल्तनत आई, मुगल एम्पायर आया, राजपूत उभरे, अहोम्स हमने देखे, साउथ में होयसलास देखे, ईस्टर्न गंगा टेरिटरी देखी, विजयनगर एम्पायर आया, बहामनी सल्तनत आई, बहुत कुछ देखा हमने इस चैप्टर में। ठीक है, तो पॉलिटिकल पावर्स शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन इस समय पर जो कॉमन पीपल हैं उन लोगों की लाइफ किस तरीके से गुजर रही है, क्या क्या सिस्टम्स चल रहे हैं इंडिया में, वो हम देखेंगे। तो 13th और 17th सेंचुरीज के बीच में पॉलिटिकल पावर चेंज होती रहती हैं। मतलब कि 1200 से, क्योंकि 13th सेंचुरी की शुरुआत 1200 से हो जाती है, ठीक है, और 17th सेंचुरी का मतलब क्या, 1600 से लेकर 1699 तक का, राइट। तो 1200 से लेकर हम 1700 भी इसको बोल सकते हैं। ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पावर्स शिफ्ट हो रही थी, बार बार राजा चेंज हो रहे थे, बार बार जो है वो एम्पायर्स चेंज हो रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी खासी चल रही थी। क्यों? क्योंकि इंडिया की एग्रेरियन फाउंडेशंस अच्छी थी। मतलब जो एग्रीकल्चर था भारत का, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड इकोनॉमी थी, सबसे ज़्यादा टैक्स एग्रीकल्चर से आता था। तो इसीलिए इसकी वजह से जो है वो इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी खासी चल रही है। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल हैं, आर्टिसनल इंडस्ट्रीज़ भी थ्राइव कर रही थी। आर्टिसनल इंडस्ट्री मतलब जो लोग छोटे मोटे काम करते हैं अपने हाथों से, जैसे कि कोई कारपेट बना रहा है तो बुनकर हो जाते हैं, ठीक है, सुनार हैं और लोहार होते हैं, लोहे का काम करते हैं, कोई हथियार वगैरह बना रहा है। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ आर्टिसनल इंडस्ट्रीज़ हैं, कारीगरों के काम, जो अपने हाथों से काम कर रहे हैं। कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ भी इंडिया में थ्राइव कर रही थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी। इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड और टेम्पल बेस्ड इकोनॉमीज़ भी थी। कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमीज़ मतलब कुछ लोग आपस में मिलकर एक सिस्टम बना लेते हैं, इकोनॉमी चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया श्रेणी का, गिल्ड का, ठीक है। ये जो है इसको श्रेणी हम हिंदी में बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर श्रेणीज भी मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये श्रेणी होती है और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं गिल्ड। ठीक, ये गिल्ड क्या होता है, लोगों का एक ग्रुप, मतलब जो सेम ऑक्यूपेशन के लोग होते हैं ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था लोहार का, सुनार का, तो ये कौन है, अब जैसे सुनार है तो सोने का जो भी काम करेगा, सोना इन द सेंस जो गोल्ड वाला सोना होता है, ठीक है, स्लीव वाला सोना नहीं है, तो जो भी गोल्ड से रिलेटेड काम कर रहा है वो सुनार हो गया। तो सभी सुनारों ने मिलकर अपना एक गिल्ड बना लिया, तो वो चीज़ गिल्ड होती है, एक श्रेणी बना ली। तो ये क्या है, ये कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमी चल रही है। ये गिल्ड क्या करेगा, आपस में जो भी इसके मेंबर हैं उनको आपस में ये लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ज़रूरत अगर इनको पड़ेगी तो, है ना। और गिल्ड के अलावा अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे किसान है, किसान गेहूं उगा रहा है, ठीक है, अब उसे गेहूं उगाने के लिए क्या चाहिए, उसे चाहिए हल। और ये हल कौन बना रहा है, लोहार बना रहा है, क्योंकि ये लोहे से बनेगा, तो लोहार यहाँ पर हल बना लेगा, ठीक है। किसान जो है वो लोहार से हल खरीदेगा, किसान लोहार पर डिपेंडेंट है, लोहार किसान पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो अपना हल किसे बेचेगा, किसान को ही तो बेचेगा। तो ऐसे ही कई सारे लोग आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अब जब डिपेंडेंट होते हैं तो मिलकर काम करते हैं, तो और उसी को ही हम बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमी, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें अगर जैसे सत्ता चेंज भी हो रही है, जैसे पॉलिटिकल शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी दिल्ली सल्तनत के समय पर, तो वो अनस्टेबिलिटी क्या है, वो इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि राजा चाहे कोई भी रहे, राजा चाहे बदलता रहे, ये सब तो आपस में अपना व्यापार आराम से कर ही रहे हैं ना, इसीलिए, ठीक है। इसके अलावा टेम्पल बेस्ड इकोनॉमीज़ भी भारत में चलती थी। टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी क्या है, जैसे आज के समय पर हम टेम्पल को सिर्फ एक पूजा की जगह मानते हैं, सिर्फ वहाँ पर पूजा करने जाते हैं, लेकिन मिडिएवल इंडिया में जो ये हम इस समय की बात कर रहे हैं, इसमें जो टेम्पल होते थे एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र होता था, एक सेंटर होता था इकोनॉमी का। ये क्या करते थे टेम्पल, ये ज़मीन रखते थे, ठीक है। जो राजा होते थे वो मंदिरों को बड़ी संख्या में जो है वो भूमि को दान करते थे। अब जब इन्हें लैंड मिल जाती थी तो ये टेम्पल क्या करवाते थे, उस भूमि पर खेती करवाते थे, ठीक है। तो जिन लोगों के पास में लैंड नहीं है उनको रोज़गार मिल जाएगा, वो इस खेती पर काम, वो इस ज़मीन पर काम करेंगे, ठीक। इसके अलावा मंदिर में पुजारी भी होते थे। जो मंदिर छोटे मोटे मंदिर नहीं होते थे, काफ़ी बड़े बड़े मंदिर होते थे, जैसे मैंने कई सारे मंदिर दिखाए भी हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें पुजारी होते थे काफ़ी सारे, उनको काम मिल गया। और गार्डन वगैरह होंगे आसपास में तो उसके लिए माली चाहिए, उसको काम मिल गया। डांसर होते थे तो उनको काम मिल गया। अलग अलग क्राफ्ट बनाई जा रही है, अलग अलग जब मंदिर बनाए जा रहे हैं तो उस पर नक्काशियाँ की जा रही हैं, उनको काम मिल गया। तो रोज़गार भी ये प्रोवाइड करते थे मंदिर, ठीक है।
इसके अलावा जो साउथ इंडिया उसमें काफ़ी सारे मंदिर ऐसे रहे जिन्होंने तालाब बनवाए, नहरें बनवाई, तो इससे खेती को फ़ायदा मिला, खेती जो है वो बढ़ी उससे। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो टेम्पल हैं ये व्यापार बढ़ाते हैं, ट्रेड बढ़ाते हैं। कैसे कि ये टेम्पल ना लोन दे देते हैं, जो जिनको भी ज़रूरत पड़ती है, जिन भी ट्रेडर्स को, वो इन टेम्पल से लोन मांग सकते थे, ये लोन दे देते थे। तो टेम्पल जो होता था वो उस समय का लाइक बैंक समझ लो, जैसे आज के टाइम पर जो काम बैंक करता है वो उस समय पर टेम्पल किया करते थे। ऐसे ही थोड़ी ना इतने बड़े बड़े टेम्पल उस समय पर बनाए गए, सिर्फ पूजा के लिए थोड़ी ना बनाए गए, क्योंकि टेम्पल काफ़ी सारे काम करते थे, इसीलिए टेम्पल्स पर ज़्यादा फोकस किया गया था उस समय। ठीक है। इसके अलावा भारत के पास में एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स भी रहे। एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क मतलब कि जो इंडिया में जो ट्रेडिंग होती रही वो सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर नहीं बल्कि देश विदेश से होती रही, जैसे कि अरब, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब से होती रही। जैसे अगर हम मैप में देखना चाहें तो ये अपना इंडिया है। ठीक है। तो इंडिया जो है वो अलग अलग देशों से ट्रेड करता रहा, जैसे कि ये अरब वाला रीजन है, यहाँ से ट्रेड की इंडिया ने, यहाँ सेंट्रल एशिया से ट्रेड की। ठीक है। और जो ईरान वाला एरिया है वो ये है, इसे पर्शिया बोलते हैं हम, तो यहाँ से भी ट्रेड की। साउथ ईस्ट एशिया जो है वो ये वाला एरिया है, यहाँ से भी इंडिया ट्रेडिंग करता था। इंडिया के नॉर्थ में ये कंट्री है, ये चाइना है, चाइना से इंडिया ट्रेड करता था। तो इंडिया के नेटवर्क्स काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे, ट्रेड नेटवर्क। अब जब इतने देश विदेशों से ट्रेडिंग की जाएगी, खरीदा जाएगा, सामान बेचा जाएगा, तो इंडिया को प्रॉफिट तो होगा ना। तो उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो थ्राइव कर रही थी। तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई। ठीक है। इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम्स थे। सबसे पहले समझो डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो पावर है ना वो एक जगह केंद्रित नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो इंडिया है उसकी पावर एक ही जगह पर सेंटर्ड हो, यहाँ पर सेंटर्ड हो। ठीक है। सारी की सारी पावर इसी के हाथ में हो, यहाँ का डिसीजन लेना है, कहीं का भी डिसीजन लेना है, वो ये सेंटर ही लेगा। वो चीज़ होती है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब ये सेंटर दूसरे लोगों को भी पावर दे देता है ना कि तुम भी अपने डिसीजंस ले सकते हो, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो पावर किसी एक के हाथ में नहीं होती है इसमें। तो इंडिया के पास में डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम्स रहे। अब इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक में यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि श्रेणीज बनाई गई, गिल्ड बनाए गए, अलग अलग लोगों ने मिलकर जो एक ही प्रोफेशन में काम करते हैं उन्होंने ग्रुप बना लिए। ठीक है। इसके अलावा जातीज थी। जाति का मतलब यहाँ पर है प्रोफेशनली डिफाइंड कम्युनिटीज़, मतलब कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जिनका प्रोफेशन जो है उसके बेसिस पर उनकी जाति बनाई गई। बेसिकली जाति का कॉन्सेप्ट यही रहा था कि जो इंसान जो काम कर रहा है उसी के बेसिस पर उसकी जाति तय कर दी गई। जैसे कि हम लोहार की बात करते हैं तो लोहार एक जाति हो जाती है। ठीक है। ये जाति लोहार की इसीलिए दी गई क्योंकि वो लोहे का काम कर रहा है, लोहे से रिलेटेड काम कर रहा है। सोनार की जाति ऐसे दी गई क्योंकि वो सोने या गोल्ड से रिलेटेड काम कर रहा है। ठीक है। तो ये जाति धीरे धीरे बाय बर्थ होती चली गई, और इसीलिए हम ये देख पाते हैं आज जो सिस्टम है जातियों का कि कोई भी अपनी मतलब जाति सिस्टम इतना रिजिड हो चुका है कि मारकाट भी कर देते हैं लोग। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी? जो इंसान जो काम करता था उसके बेसिस पर उसकी जाति डिफाइन की गई थी। और जाति से भी पहले हुआ करता था एक वर्ण सिस्टम। ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में शायद आपने पढ़ा हुआ हो, उस वर्ण सिस्टम में टोटल सिर्फ 4 ही वर्ण माने जाते थे। वर्ण यानी कि हम ऑक्यूपेशन ही बोल सकते हैं। तो जैसे कि इसमें ब्राह्मण होते थे, सबसे पहले टॉप पर होते थे। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय थे। ये क्षत्रिय कौन थे? जो युद्ध वगैरह करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे। फिर एक होते थे वैश्य। ये वैश्य होते थे जो ट्रेडिंग का काम करते थे, व्यापार वगैरह। ठीक है। और सबसे लास्ट में होते थे शूद्र। ये शूद्र कौन थे? ये तीनों को सर्व करने वाले होते थे। जो साफ सफाई का काम करेंगे वो ये करेंगे। तो इन लोगों को ना ये इनके काम के बेसिस पर डिवाइड किया गया कि तुम कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा, कौन शूद्र होगा। तो शुरुआत में अगर कोई ब्राह्मण होता था, वेदों का ज्ञाता अगर होता था तो वो क्षत्रिय भी बन सकता था। कोई क्षत्रिय है तो वो ब्राह्मण बन सकता था, कोई शूद्र है तो वो भी ब्राह्मण बन सकता था। लेकिन धीरे धीरे क्या किया गया, इसी सिस्टम को बाय बर्थ कर दिया गया कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा ही वैश्य बनेगा और शूद्र का बेटा ही शूद्र बनेगा। इसके अलावा कोई अपनी मर्जी से नहीं बन सकता है। तो ये सिस्टम आया। फिर ये 4 वर्ण रहे, उसके बाद में धीरे धीरे करके जाति का कॉन्सेप्ट इमर्ज होने लगा। ठीक है। वर्णों के अंदर में भी जैसे कोई वैश्य है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो भी उसमें भी स्पेसिफिकली किस चीज़ की ट्रेडिंग। ठीक है। कोई इंडस्ट्री भी तो होती है, जैसे सुनार है वो गोल्ड से रिलेटेड काम कर रहा है। तो इसीलिए इनमें भी अलग अलग जातिज बनाई गई। समझ पा रहे हो इस बात को?
ठीक है। तो ये धीरे धीरे बाय बर्थ होता चला गया। तो यहाँ पर सोशल सिस्टम का एग्जाम्पल यही दिया गया है। तो जाति इसीलिए इम्पोर्टेंट होती थी उस समय पर, क्योंकि ये इंसान की आइडेंटिटी बता रही है कि वो किस काम में करने में वो एकदम से स्किल्ड पर्सन है। तो अलग अलग ग्रुप्स होते थे, गिल्ड्स होते थे, जातीज होती थी, इस सब की वजह से। और इंडिया में सिस्टम्स फॉर क्रेडिट भी था। सिस्टम्स फॉर क्रेडिट का मतलब क्या है, जो लोन वगैरह मिल जाता है ना, उसकी व्यवस्था थी इंडिया में। क्योंकि व्यापार में ज़्यादातर क्या होता है कि कोई बिजनेसमैन है तो उसे लोन लेने की अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। किसी के पास में कोई पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो लोन ले सकता है। तो क्रेडिट का सिस्टम इंडिया में था। ये क्रेडिट किसी भी मनी लैंडर से लिया जा सकता था। पहले बड़े बड़े मनी लैंडर होते थे जो आसानी से जो है वो पैसा दे सकते थे। ठीक है। इसके अलावा हमने टेम्पल का देखा ही, टेम्पल मनी लैंड कर सकते थे। कोई अगर ग्रुप है, जैसे कोई गिल्ड है, तो ये लोग भी जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकते थे। तो इंडिया में क्रेडिट का भी सिस्टम था, श्रेणीज थी, गिल्ड थे, मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम था भारत में। इसके अलावा आर्टिसनल इंडस्ट्रीज, एग्रेरियन फाउंडेशन, कम्युनिटी बेस्ड, टेम्पल बेस्ड इकोनॉमीज, इन सब की वजह से होने से क्या रहा, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड के वेल्दीएस्ट रीजन्स में से एक रहा, सबसे अमीर देशों में से एक रहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि इंडिया का जो सामान है उसकी देश विदेश में डिमांड हो रही है। तो इंडिया के वेल्दी होने की वजह यही है कि वो एक तो देश विदेश से ट्रेड कर रहा है। इंडिया का जो सामान था उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी अलग अलग देशों में। जैसे कि एक एग्जाम्पल है तुम्हारा बंगाल मुस्लिन। ये बंगाल मुस्लिन क्या है, मलमल का कपड़ा होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बंगाल मलमल। ठीक है। तो मलमल का कपड़ा होता है ये। और ये कपड़ा क्या है, इसकी खासियत क्या है पता है, पूरी की पूरी जो साड़ी है, मान लो वो साड़ी एक अंगूठी के अंदर से निकालोगे ना, छोटी सी अंगूठी के अंदर से, तो वो पूरी की पूरी साड़ी निकल जाएगी। इतना हल्का कपड़ा होता था ये। इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती थी। ठीक है। इसके अलावा भारत के जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी मार्केट में, पूरे देश विदेश में डिमांड रहती थी। इंडिया के कपड़ों की डिमांड रहती थी। तो इंडिया ये सब बेचता था और बदले में लेकर आता था गोल्ड। ठीक है। इंडिया के पास में गोल्ड कहाँ से आया, भारत के पास में कोई ज़्यादा सोने की खदानें तो हैं नहीं, एक दो हैं, जैसे कि आपने एक सुनी होगी KGF, जिसके ऊपर मूवी बनी है, कोलार गोल्ड फील्ड। तो इतना सोना भारत में है तो है नहीं, तो कहाँ से आया, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, यहीं से आया, ट्रेडिंग से आया। जो इंडिया अलग अलग देश विदेशों से ट्रेडिंग कर रहा था, अपने सामान के बदले, अपने कपड़े के बदले इंडिया सोना लेकर आ रहा है दूसरे देशों से। और इसी तरीके से सालों साल ये सोना भारत में आता चला गया और भारत रिच होता चला गया। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं वो क्या करते हैं, सब चीज़ उठाकर ले जाते हैं अपने देश में। तो इस वजह से इंडिया गरीब हो जाता है। ठीक है। यही वजह रहती है। और इंडिया के रिच होने की एक वजह और थी कि भारत में ना हर एक घर में जो है वो इंडस्ट्री थी, उद्योग था, छोटा छोटा उद्योग होता था। ठीक है। अब जो बच्चा है, ये बच्चा अपने माता पिता को देख रहा है कि कोई काम जो हो रहा है, मान लो कारपेट की बुनाई की जा रही है, तो वो किस तरीके से की जा रही है, उसमें अलग अलग डिज़ाइंस कैसे डाली जा रही हैं, ये सब कुछ देखकर बड़ा हो रहा है, सीख रहा है इस चीज़ को। तो ये बड़ा होकर यही काम कर लेगा, बेरोजगारी का सवाल ही नहीं है, जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होगा ना, क्योंकि उसके पास में पहले से ही काम है, वो देखता चला रहा है। और ये छोटा है, मान लो 10 साल का है, 14 साल का है, तभी से इसने काम शुरू कर दिया। तो इसे क्या ज़रूरत पड़ी किसी नौकरी की। और बेसिकली इंडिया में ये जो नौकरी सिस्टम है, नौकरी का जो कल्चर है, ये था भी नहीं अंग्रेज़ों से पहले, ये अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस किया है। और आज के समय पर जो यूथ है, मतलब हम बोल सकते हैं जो अडल्ट लोग हैं, जो युवा हम जिन्हें बोलते हैं, उनमें इस नौकरी का, सरकारी नौकरी का इतना ज़्यादा क्रेज़ आ चुका है कि वो इसी के पीछे भागने में लगे हुए हैं। अपने जो मेन एज है उनकी, जिसमें वो एक अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, वो नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, अपना समय गंवाते रहते हैं। ऑब्वियसली हर किसी की नौकरी तो हो नहीं पाएगी। ठीक है। कुछ फिक्स्ड वैकेंसीज ही होती हैं, तो उतने ही लोग उस चीज़ में जा पाएंगे। और ये जो नौकरी है, इसकी सैलरी कहाँ से आएगी, लोगों की इनकम में से ही तो आ रही है। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट उसी टैक्स में से इनको सैलरी दे रही है। तो इससे इंडिया का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। लेकिन वहीं पर अगर कोई जो है वो बिजनेस सेटअप अगर अपना खुद का कर रहा है, तो वो खुद कमा रहा है, अपनी इनकम उसने खुद जो है वो लेकर आई। ठीक है। जब वो खुद कमाएगा, बिजनेस सेट कर लिया, तो वो अपने एरिया का डेवलपमेंट कर सकेगा, क्योंकि वहाँ पर अब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है। फिर जब वो अगर बड़ा व्यापारी बन गया, तो वो दूसरे एरिया में भी जाएगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, इससे इंडिया का डेवलपमेंट होगा, बिजनेस से इंडिया का डेवलपमेंट होगा।
ठीक है, लेकिन ये सरकारी नौकरी से डेवलपमेंट नहीं होगा। देखो सरकारी नौकरी ज़रूरी रहती है क्योंकि गवर्नमेंट को भी कुछ ऑफिशियल्स चाहिए पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, राइट। तो ये तो चाहिए, लेकिन हर कोई इस चीज़ के पीछे भागे, ये चीज़ सही नहीं है। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको? आप तो अभी 8th क्लास में ही हो, आपको क्या ज़रूरत है ये सब पढ़ने की? क्या ये एग्ज़ाम में आएगा? एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का जो माइंडसेट है ना वो डेवलप हो, आप समझ पाओ कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। हालांकि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, जिसको नौकरी करनी है वो नौकरी भी कर सकता है, जिसको बिजनेस अच्छा लगता है वो बिजनेस कर सकता है, अपनी मर्जी से कर सकता है। लेकिन मैं बस बता रही हूँ कि सही गलत क्या चीज़ है, ठीक है, आप अच्छे से डिसीजन ले पाओ कि आपको क्या करना है। तो बस इसीलिए बता रही हूँ कि इंडिया में जो नौकरी सिस्टम है ये था ही नहीं, ये अंग्रेज़ लेकर आए। बेसिकली उनका जो माइंडसेट था अंग्रेज़ों का, वो क्या चाहते थे, वो ऐसे इंडियंस बनाना चाहते थे जो देखने में सिर्फ इंडियंस हैं, देखने में भारतीय हों, लेकिन दिल और दिमाग से वो अंग्रेज़ हों। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंडियंस को ही इंडियंस के खिलाफ में लड़ाना शुरू किया। तो जो हमारे पीएम बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं अब कि अलग अलग जो है वो काम करें, सभी लोग अपना अपना अलग अलग बिजनेस सेटअप करें। वो बिजनेस कितना भी छोटा भी हो सकता है, कोई ठेला लगा रहा है ना, वो भी बिजनेस हो सकता है। उससे भी इंडिया का कहीं ना कहीं पर डेवलपमेंट में एक पोर्शन उसका रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज़ है, ये कहानी है इंडिया के रिच होने की, कि इंडिया में हर घर में उद्योग है, ठीक है। जब बच्चा देख रहा है कि काम कैसे हो रहा है, वो पहले से ही सीख जाएगा, वो खुद कर सकता है उस काम को, वो नौकरी के पीछे भागेगा ही नहीं। तो बेरोजगारी आएगी कहाँ से? वो तो काम करना सीख चुका है, बड़ा हुआ, उसने काम संभाल लिया, आराम से पैसे कमा रहा है, वो पैसे छाप रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट जो बात यहाँ पर हो रही है वो हो रही है सल्तनत पीरियड में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स में प्रोग्रेस होती है। इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स यानी कि रोड होते हैं, कैनाल्स वगैरह बनवाई जाती हैं, ब्रिजेस बनवाए जाते हैं, इन सब का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ही। तो ब्रिजेस जो है वो किस लिए ज़रूरी होते हैं? नदी है तो नदी को पार करने के लिए इस पर पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया, आसानी से नदी पार की जा सकती है। अब कैनाल क्या होती है? नहरें होती हैं। मतलब कोई वाटर सोर्स है, कोई लेक है या कोई नदी जो है वो बहकर जा रही है, तो उसी में से जो है वो कनेक्ट कर दी जाती है, एक चैनल टाइप, एक नाली टाइप से कनेक्ट कर दी जाती है बड़ी सी, ठीक है, और उसको खेत तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर जैसे मान लो खेत हैं तो यहाँ खेत में आसानी से उनको पानी मिल जाएगा फिर खेतों को, तो इसीलिए कैनाल ज़रूरी रहती हैं, नहरें बनाई जाती हैं, ठीक है। वो किसी लेक में से भी नहर निकाली जा सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वाटर सोर्स कैसा है, ठीक। तो कैनाल्स भी सल्तनत टाइम में बनवाई गई और अदर इरिगेशन वर्क्स भी हुए। अदर इरिगेशन वर्क्स में जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, अलग अलग नए नए कुएँ खुदवाए, कैनाल्स बनवाई, टैंक बनवाए जिन्हें हम रिजर्वायर बोलते हैं। मतलब पानी जो है वो उस रिजर्वायर में इकट्ठा होकर रहेगा, जिसको हम खेती वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पर्शियन व्हील का उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पर्शियन व्हील जो यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है, ये कैसे काम करता है? बेसिकली ये जो पर्शियन व्हील है इसकी टेक्नोलॉजी आई है पर्शिया से। पर्शिया मतलब ईरान वाला रीजन, ठीक है, वहाँ से आई है। इसका इस्तेमाल वेल्स या टैंक्स से पानी निकालने के लिए किया जाता है और उस पानी से जो खेत हैं उनको इरिगेट किया जाता है, सिंचाई की जाती है, मतलब उनमें पानी दिया जाता है। तो इस फोटो से आपको ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं होगा, मेरे पास एक दूसरी फ़ोटो है। तो ये पर्शियन व्हील यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है, ये है वाटर सोर्स या कुआं हम इसे मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लकड़ी वगैरह लगाकर इस पहिए को लगा दिया जाता है सबसे पहले तो। अब जब पहिया लगा दिया गया, इसी पहिए पर काफ़ी सारी बकेट्स लगा दी या घड़े लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जिसमें पानी भर जाए, ठीक है। अब ये जो घड़े हैं ना, ये एक रस्सी से जुड़े हुए हैं, बड़ी सी रस्सी है, इस तरीके से गोल रस्सी, ठीक है। तो इनको इतना नीचा बनाया जाता है कि ये इस कुएं में आसानी से जा सके, जैसे ये अंदर तक घुस रहे हैं, तो इतना नीचा इनको बनाया गया है। तो अब बात आती है इस पहिए के घूमने की। जैसे जैसे ये पहिया घूमेगा, ये जो साइकिल है ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। तो जो जिधर इसका मुंह है बाल्टी का, वहाँ से ये पानी भरेगी, पानी भर के ऊपर आएगी और यहाँ तक ऊपर आएगी। और यहाँ पर एक टैंक बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, छोटा सा टैंक। इस टैंक में यहाँ से जो है वो धीरे धीरे पानी यहाँ से नीचे गिरने लगेगा जैसे जैसे ये पहिया घूमेगा, समझ गए। अब इस टैंक से एक नाली टाइप से बना दी जाती है, वो क्रिएट कर दी जाती है और इस नाली को पहुँचाया जाता है खेत तक या फील्ड तक। क्लियर हो गया? तो वहाँ पर डायरेक्टली पानी जो है वो पहुँच जाएगा। अब बात आती है ये पहिया घूमेगा कैसे भाई? तो इस पहिए से कनेक्टेड होता है पीछे एक पहिया, देखो छोटा सा पहिया आपको और दिख रहा होगा, इस तरीके से ये फैला हुआ है। मतलब इसको जो ऐसे लेटा हुआ है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और ये इस तरीके से जो खड़ा होता है, ये खड़ा वाला बोलते हैं हम इसको वर्टिकल, और जो लेटा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये
कॉन्सेप्ट होते हैं इनके, मतलब सिर्फ पहिए में लागू नहीं होता ये, हर चीज़ में। जैसे लकड़ी इस तरीके से है तो इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ठीक है। यही अगर इस तरीके से खड़ी होती तो इसे वर्टिकल बोलते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पहिया है, इससे ये लकड़ी कनेक्ट कर दी। अब इस लकड़ी से क्या करेंगे, बैलों को बांध देंगे, जो बैल होते हैं, ठीक है। बैल बांध दिए, इन बैलों को घुमाया जाएगा इस तरीके से, बैल गोल 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 घूमेंगे। तो जब बैल घूमेंगे तो साथ में पहिया घूमेगा, पहिया ये वाला घूमेगा, इस पहिए से यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है अंदर से ही ये वाला पहिया, बड़ा वाला पहिया, ठीक है। तो जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे ये घूमेगा, ये घूमेगा तो यहाँ से पानी निकलेगा और खेतों में इरिगेशन हो पाएगा। तो ये इसका प्रोसेस होता है पर्शियन व्हील का। बाकी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो पर्शियन व्हील से कैसे इरिगेशन होता है, कैसे पानी निकाला जाता है यूट्यूब पर, तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आदत डालो सर्च करने की चीज़ें, क्यूरियोसिटी डेवलप करो अपने अंदर कि कोई चीज़ है तो वो कैसे हो रही है, ठीक है। अब क्या ये कोई एग्जाम में थोड़ी ना पूछा जाएगा कि पर्शियन व्हील कैसे काम करता है, लेकिन जानने के लिए, नॉलेज रखने के लिए कि किस तरीके से काम कैसे करता है ये, राइट। तो सल्तनत पीरियड में न्यू सिटीज़ का भी क्रिएशन किया गया था, नई नई सिटीज़ भी बनाई गई थी। जैसे कि एक तुगलकाबाद बनाई थी, एक जहाँपनाह सिटी बनाई थी, एक फिरोज़ाबाद आपने सुनी होगी, वो बनाई थी फिरोज़ शाह तुगलक ने, जो दिल्ली सल्तनत में रूलर रहा था, फिरोज़ शाह तुगलक, इसने जो फिरोज़ाबाद है वो बसाई थी सिटी, ठीक है। और मुग़ल पीरियड में भी जो है वो अलग अलग सिटीज़ बसाई गई थी। जैसे कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो है वो सिटी, पूरी की पूरी सिटी बसाई थी, ठीक है। तो ये सारी अलग अलग सिटीज़ हो गई। इसके अलावा ये बोल रहे हैं ये कि ये जो सारी चीज़ें हमने देखी वो मुग़ल पीरियड में एक्सपेंड होती हैं, मतलब इरिगेशन का काम, नहर का काम, ब्रिजेस बनाना, नई नई सिटीज़ डेवलप होना, डेवलपमेंट का काम, ये सब मुग़ल पीरियड में और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। और 13th से 17th सेंचुरी के बीच में अलग अलग कॉइन्स आते हैं, अलग अलग मेटल्स के बने हुए, और अलग अलग डिनोमिनेशंस के। डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू के। जैसे हम आज के टाइम पर देखते हैं, एक रुपये का सिक्का होता है, 2 रुपये का सिक्का होता है, 5 रुपये का सिक्का होता है, वो चीज़ डिनोमिनेशन होती है। तो ये अलग अलग डिनोमिनेशन के सिक्के होते थे उस समय पर, ठीक है। अलग अलग मेटल्स के, जैसे कि गोल्ड के भी, सिल्वर के भी, तांबे के, इस तरीके से इनको करेंसी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। मुगल्स ने अलग सिस्टम यूज़ किया था, मतलब एक अलग स्टैंडर्डाइज सिस्टम इन्होंने यूज़ किया। इन्होंने क्या किया, सिल्वर का रुपया चलवाया, ठीक है, और कॉपर का दाम चलवाया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रुपया जो है वो किस मेटल का बना होता था, तो बता देना सिल्वर का बना होता था। और ये पूछे कि दाम किसका बना होता था, तो कॉपर का बना हुआ होता था। और ये भी पूछ सकता है कि रुपया और दाम ये किस टाइम पीरियड में चलते थे, तो ये बता देना कि मुगल पीरियड में चलते थे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद एग्रीकल्चर जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी का मेन स्टे था, मुख्य आधार था। जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ कृषि ही थी, ऐसा मान लो। लेकिन क्या हो रहा था, जैसा कि हमने देखा है कि जो रूलर्स थे वो एग्रेरियन रेवेन्यू पर डिपेंडेंट थे, और वो जो रेवेन्यू आता था, मतलब एग्रीकल्चर से जितना भी पैसा मिल रहा है टैक्स वगैरह के रूप में, उससे वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, अपनी मिलिट्री को चलाते थे। मिलिट्री को जो भी सैलरी वगैरह दी जा रही है वो उसी से दी जाती थी, ठीक है। तो जो लैंड रेवेन्यू रहता था ना, वो 1/5 रहता था प्रोड्यूस का। 1/5 मतलब कि 20% रहता था। मान लो एक किसान ने टोटल 100 टन का प्रोडक्शन किया, 100 टन उसने गेहूँ उगाए, तो इसका जो 1/5 है यानी कि 20 टन्स जो है वो उसको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो ये ओवरऑल 13th से 17th सेंचुरी के बीच में ये रेट बताया गया कि 1/5 था, और कुछ सुल्तानों ने इसको 1/2 भी किया था। सुल्तान मेंशन किया गया, यानी कि ये सल्तनत पीरियड का रेट रहा 1/5 और 1/2। तो ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सल्तनत टाइम पीरियड में जो लैंड टैक्स रहा वो कितना था, कितना पार्ट रहता था, तो बता देना 1/5, एंड लेटर और बढ़ा दिया गया था तो 1/2 कर दिया गया था ये, ठीक है। यानी कि 50% बाद में बढ़ा दिया गया था। मतलब अगर कोई किसान 100 टन गेहूँ उगा रहा है तो उसको 50 टन टैक्स के रूप में ही दे देने पड़ते थे। तो इरिगेशन का जो एक्सपेंशन हो रहा था उसकी वजह से क्या हो रहा था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, क्योंकि अब क्रॉप को हर समय पानी अवेलेबल हो पा रहा है इरिगेशन से, क्योंकि टैंक बनाए गए हैं, टैंक में पानी भर के रखा गया है, कैनाल्स बनाई गई हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो इससे फसल को पानी मिलेगा, बारिश हो चाहे ना हो। तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया फिर क्रॉप्स का। अब प्रोडक्शन बढ़ गया तो इसमें फूड क्रॉप भी आती हैं और नॉन फूड क्रॉप भी आती हैं। फूड क्रॉप मतलब खाने वाली, जैसे कि राइस और वीट, बार्ले जौ होती है,
उसका प्रोडक्शन बढ़ा। पल्सेस यानी कि दालों का, शुगर केन तुम्हारा गन्ना होता है, स्पाइसेस यानी कि मसाले, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, नॉन फूड आइटम मतलब जो खाने वाली चीज़ नहीं है, जैसे कि कॉटन, और जो कॉटन था उसकी वजह से इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर था, मतलब कपड़ा उद्योग जो था, वो काफ़ी थ्राइव कर रहा था, काफ़ी उसकी ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, तो कॉटन की वजह से ये हुआ। और सिल्क का भी प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा था, वूल का, डाइस का। डाइज मतलब जिससे कपड़े रंगते हैं, जैसे कि इंडिगो इसका एक एग्जाम्पल होती है। इंडिगो मतलब नील जो होती है। ठीक है, तो नील की खेती की जाती थी और इससे कपड़े रंगे जाते थे। और भी कई सारे प्रकार की डाइज होती हैं। फिर टिम्बर, टिम्बर मतलब कि लकड़ी। अब लकड़ी कैसी, जिससे कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई जा सकती है, तो मजबूत लकड़ी होती थी, उसका प्रोडक्शन बढ़ा। अब टिम्बर कोई खाने की चीज़ थोड़ी ना है। जूट का प्रोडक्शन बढ़ा। जूट बेसिकली, जूट का यूज़ होता है, आपने देखे होंगे गनी बैग्स जो होते हैं, जिनको हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई आलू की बोरी होती है ना, तो वो जो बनी होती है वो जूट की बनी होती है। तो इन सारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक विजयनगर की लैंड ग्रांट इंस्क्राइब्ड है, मतलब कि जो विजयनगर एम्पायर था उसने लैंड ग्रांट दी थी। लैंड ग्रांट मतलब कि लैंड को दान किया था। ठीक है, अब वो जो दान किया है ना, वो एक कॉपर प्लेट पर लिख दिया। ये जो है कॉपर प्लेट बनी हुई है कॉपर की, तो इन पर यह बताया गया कि कौन राजा किसको कितनी लैंड दान कर रहा है। तो ये मॉडर्न डे प्रॉपर्टी डीड्स की तरह ही है, जैसे आज के समय पर पेपर्स वगैरह बनवाए जाते हैं प्रॉपर्टी के, कि ये अब ज़मीन किसके नाम हो गई है, तो उसी तरीके से ये कुछ कॉपर प्लेट्स जो हैं वो उस समय पर हुआ करती थी। फिर इसके आगे बात ये कही जा रही है कि एग्रीकल्चर आउटपुट जो था वो रीजन टू रीजन वेरी करता था, मतलब कि अलग अलग जगहों पर आउटपुट अलग अलग रहता था। जैसे कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश कम होती है तो वहाँ पर आउटपुट कम रहेगा, कहीं पर बारिश ठीक ठाक हो जाती है तो वहाँ पर आउटपुट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कहीं पर इरिगेशन फैसिलिटी है, कहीं पर नहीं है, तो वो रीजन टू रीजन वेरी कर रहा है एग्रीकल्चरल आउटपुट। इसके अलावा पीरियड टू पीरियड, मतलब दिल्ली सल्तनत है, मुगल एम्पायर है, इन अलग अलग समयों पर जो है वो एग्रीकल्चर आउटपुट वेरी कर रहा है। लेकिन वो आउटपुट कितना भी वेरी करे, जो हमारी पीजेंट्री यानी कि जो किसान हैं उनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। ठीक है, अलग अलग फेमाइंस आई हैं हिस्ट्री में। फेमाइंस मतलब कि क्या होता है, अकाल होता है, मतलब जो फूड है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा खाने के लिए फूड नहीं मिलता है लोगों को। एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है, एक बहुत बड़े एरिया में लोगों को खाने के लिए फूड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से भुखमरी होगी और जो है उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो फेमाइन का बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये फेमन क्यों आती थी, ड्रॉट की वजह से, यानी कि सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई है तो फसल नहीं होगी। ठीक है, या फिर फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, तब फसल खराब हो जाती है। वॉर चल रही है तो भी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ज़्यादा सही से। ठीक है, इन सब की वजह से क्या होता था, फेमन आती रहती थी। अब फेमन आएंगी तो पीजेंट को नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो रिलीफ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जो रूलर है उसका बेनेवोलेंस कितना है, मतलब वो कितना दयालु है रूलर। दयालु इन द सेंस कि क्या वो इन किसानों से अभी भी टैक्स लेगा, उनकी फसल खराब हो गई है क्या तब भी वो टैक्स लेगा। तो ऐसे कई सारे रूलर्स रहे जिन्होंने इसके बावजूद भी टैक्स लिया जब किसानों की फसल खराब हो जाती थी, और इसी वजह से पीजेंट्री को सफ़र भी करना पड़ा था। ठीक है, अगर कोई रूलर बहुत ज़्यादा दयालु है, वो सोच रहा है किसानों के बारे में, तो टैक्स वो माफ़ भी कर सकता था। तो इंडिया में टेक्सटाइल्स के अलावा, टेक्सटाइल मतलब कि कपड़े बनाने के अलावा, जो क्राफ्ट्स पीपल होते थे, मतलब जो कारीगर हैं, जिन्हें हम शिल्पकार बोलते हैं, जो अलग अलग अपने हाथों से काम करते हैं, वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाया करते थे। जैसे कि वेपन्स भी वो बनाते थे, हथियार बनाते थे, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन। ठीक है, मतलब हथियार भी बना रहे हैं, बर्तन भी बना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, ये सब बना रहे हैं। ऑर्नामेंट और ज्वेलरी में फ़र्क क्या होता है, ऑर्नामेंट कोई भी सजावट की चीज़ हो सकती है हमारे लिए, जैसे कि कोई नेकलेस, कोई चूड़ी, कोई पायल है। ठीक है, क्राउन जो होता है, मुकुट जो होता है राजा का, वो भी हो सकता है, कमरबंद है, ये सब ऑर्नामेंटल चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी कीमती चीज़ की बनी हो, किसी सोने चांदी या हीरे की बनी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज्वेलरी में क्या होता है, ज्वेलरी में कीमती चीज़ों की बनी हुई होती है ज्वेलरी, जैसे सोने की, चांदी की, हीरे की। ठीक है, इन सभी चीज़ों की, तो सोने की अंगूठी, हीरे का हार, चांदी की पायल, इस तरीके से। तो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट में मेन डिफरेंस यही है कि ऑर्नामेंट जो है वो किसी भी चीज़ से बनाया जा सकता है, लेकिन ज्वेलरी
ये कीमती चीज़ों से ही बनाई जाएगी। तो इंडिया में क्या क्या इंडस्ट्रीज चल रही हैं, याद रखना ये वाली बात कि 13th से 17th सेंचुरी के बीच में टेक्सटाइल एक तो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, इसके अलावा वेपन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, यूटेंसिल्स का हो रहा है, ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी का हो रहा है। फिर शिप बिल्डिंग भी चल रही है। शिप बिल्डिंग मतलब कि जहाज बनाने का काम, ठीक है। तो जहाज जो बनाए जाते थे ये क्यों बनाए जाते थे? रिवर और ओवरसीज ट्रेड के लिए। मतलब क्या है कि जैसे एक नदी है, ठीक है, इस नदी के किनारे पर कुछ जगह लोकेटेड है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या होता था, व्यापारी जो है वो इस नदी का इस्तेमाल कर सकता था। इस नदी में बैठा वो अपना जहाज लेकर और निकल लिया, सीधे यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये तो हो गई रिवर से जो ट्रेड की जाएगी। एक होती थी ओवरसीज ट्रेड, यानी कि जो समुद्र हैं, जो सीज़ हैं, उनको पार करके देश विदेशों से इंडिया ट्रेड करता था। उसके लिए भी तो जहाज़ चाहिए। इंडिया यहाँ पर जाएगा उसके लिए जहाज़ चाहिए, यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में जाएगा उसके लिए जहाज़ चाहिए। अब एक बात ये कि मैंने ये बताया था कि इंडिया में साउथ से अटैक्स नहीं हुए, तो उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर समुद्र है, ठीक है। जहाज़ तो डेवलप्ड हैं, बहुत सारे लोग जहाज़ डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये जहाज़ इतने सेना को अपने साथ में नहीं ला सकते हैं कि वो सेना आकर यहाँ पे अटैक करे, ठीक है। ज़्यादा लोग नहीं आ सकते उस जहाज़ में, तो जितने भी आएंगे यहाँ पर जो भी इंसान बैठा हुआ है वो उनको मार के भगा देगा। तो इसीलिए अटैक यहाँ पर हुए ही नहीं, तो सारे अटैक्स हुए यहाँ से, समझ गए। तो सेना का खेल रहता है। तो ओवरसीज ट्रेड जो हो रही थी, देश विदेशों में समुद्र पार कर करके जो ट्रेड हो रही थी, उसके लिए शिप्स चाहिए। तो शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री भी इंडिया में फल फूल रही थी इन्हीं सेंचुरीज़ में। 13th से 17th सेंचुरी के बीच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन गुड्स जो थे, इंडियन गुड्स यानी कि इंडिया के जो सामान है, जो भी सामान है, जैसे मसाले, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह, ये सब एक्सपोर्ट की जाती थी। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक कंट्री अपने देश से कोई सामान दूसरे देश में बेचे जाकर, वो होता है एक्सपोर्ट। और एक होता है इंपोर्ट। इस इंपोर्ट का क्या मतलब होता है कि कोई कंट्री जो है वो दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगा रही हो। ये देश हमारे देश में कुछ बेच रहा है, ये हो गया इंपोर्ट, और हमारा देश दूसरे देश को कुछ बेच रहा है, वो हो गया एक्सपोर्ट, ठीक है। तो उस समय पर क्या था, इंडिया एक्सपोर्ट करता था कोस्टल और रिवर साइड टाउन्स के थ्रू। तो कोस्टल और रिवर साइड टाउन का मतलब है, एक तो कोस्टल टाउन हो गए जो कोस्ट के या तट के किनारे लोकेटेड होते थे, जिन्हें हम पोर्ट्स भी बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। और कुछ रिवर साइड टाउन होते थे, यानी कि नदी के किनारे पर कुछ सिटीज़ लोकेटेड थी, उनके थ्रू यहाँ पर ट्रेड चलती थी। जैसे कि कालीकट बताया गया यहाँ पर, मैंगलोर, सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली, ये सब हैं कहाँ पर, इनकी लोकेशन देख लो। तो ये स्टडी IQ IAS की तरफ से है। इमेज एक काफ़ी अच्छी इमेज है, इसमें सारे के सारे पोर्ट्स मुझे मिल गए तो मैंने उठा ली फिर। तो ये स्टेट आपको दिख जो रहा है, ये है कर्नाटक स्टेट। कर्नाटक के ही कोस्ट पर लोकेटेड है। जो मैंगलोर है वो यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो इसके थ्रू ट्रेड हो जाता था। एक कालीकट है, ये कालीकट केरला में है, क्योंकि ये जो मैप है ये केरला का मैप है, ठीक है। तो केरला में कालीकट हो गया। इसके अलावा जो बुक में मेंशन किए हैं सिर्फ मैं वही दिखा रही हूँ, बाकी यहाँ पे तो काफ़ी सारे मेंशन किए गए हैं। ये स्टेट है आंध्र प्रदेश, ठीक। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर लोकेटेड है मसूलीपट्टनम। यहाँ पर आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल स्टेट। इसी वेस्ट बंगाल में यहाँ पर लोकेटेड है हुगली। ये हुगली कोस्ट पर लोकेटेड नहीं है, ये नदी के किनारे पर लोकेटेड है, ठीक है। अभी पहले मैं दिखाई दूँ कि हुगली रिवर कहाँ पर है। तो जो गंगा नदी है ना अपनी, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इस तरीके से बहकर जा रही होती है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है बांग्लादेश में। तो यहीं से ही गंगा की एक छोटी सी जो शाखा है वो इस तरीके से इधर आ जाती है, इसे बोलते हैं हुगली। और इसी हुगली के किनारे जो सिटी लोकेटेड है वो है हुगली सिटी, ठीक है। तो ये सारे पोर्ट्स थे, रिवर वाले पोर्ट, कोस्टल पोर्ट, और इन सब के थ्रू क्या होता था, इंडिया देश विदेशों से व्यापार करता था। इंडिया इंपोर्ट कम करता था और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था, जो कि आज बिल्कुल इसका उल्टा है। अब क्या है, इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, जिसकी वजह से घाटे में रहते हैं हम। तो उस समय जब एक्सपोर्ट इंडिया ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा चीज़ें बेच रहा है, ज़्यादा चीज़ें बेचेगा तो उसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और यही वजह रही इंडिया के रिच होने की भी, ठीक है। तो इंडिया कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता था, मतलब अपने देश में तो बना ही रहा है, इसके अलावा थोड़ी बहुत वो दूसरे देशों से मंगा लेता था। जैसे कि सिल्क मंगा लेता था, ये सिल्क चाइना से वो मंगा लेता था, पर्शिया से मंगा लेता था। और हॉर्सेस जो थे, हॉर्सेस आते थे अरेबिया वाले रीजन से, मतलब अरब वाले रीजन से, पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से, क्योंकि वहाँ के घोड़े काफ़ी मजबूत होते थे। फिर मेटल्स भी इंडिया इंपोर्ट करता था, मेटल्स भी पर्शिया, सेंट्रल एशिया से और कुछ यूरोप से, वहाँ से मंगा लेते थे इंडिया वाले लोग। और जो लग्जरी गुड्स हैं वो भी मंगाते थे। लग्जरी गुड्स में एक अच्छा एग्जांपल आ जाता है
इत्र का, जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, उस समय पर बाहर से इंडिया इंपोर्ट कर लेता था थोड़ा बहुत और खुद भी बना लेता था। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ये बात हो गई, क्या क्या इंपोर्ट होता था, क्या क्या एक्सपोर्ट होता था, वो हमने देख लिया है। ठीक है, फिर अरेबिया, पर्शिया, पर्शिया जो आज का ईरान है, और सेंट्रल एशिया, यहाँ के मर्चेंट आकर इंडियन पोर्ट्स में ही बस गए। अब इनके बसने से क्या हुआ, ट्रेड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट होने लगी। कैसे बूस्ट होने लगी, इससे फ़ायदा क्या हुआ मर्चेंट के आने से? फॉर एग्जाम्पल, हम मैप से समझने की कोशिश करें तो ये सऊदी अरेबिया है आज का, ठीक है, मतलब अरब वाला रीजन। तो यहाँ से कोई व्यापारी जो है वो पहले यहीं पर थे, यहाँ पर इंडियन व्यापारी बैठे हुए हैं, तो ये आपस में ट्रेड करते थे। लेकिन उस समय पर इतनी ज़्यादा कुछ नेटवर्क बने नहीं हुए थे। तो क्या था, यहाँ से जो ट्रेडर थे अरब वाले रीजन से, यहाँ का उठ कर चला गया ये भारत में रहने। मान लो यहाँ पर सूरत अगर लोकेटेड है तो यहाँ सूरत में वो बस गया जाकर। बसने से पहले वो क्या करता था, पहले 1 साल भारत में आता था, मतलब 1 साल में 1 बार आता था भारत में, सामान खरीदता था और चला जाता था। लेकिन अब जब वो यहीं पर बस गया, यहीं पर बैठ गया, भारत में ही रहने लगा, तो उसे पता है कि कौन सा माल कहाँ पर मिलेगा, कीमत क्या रहेगी, किससे वो खरीदेगा, वो सब कुछ जान गया यहाँ से। तो इससे जो व्यापार है वो आसान हो गया, तेज़ हो गया, है ना। तो जैसे यहाँ सूरत में कोई इंडियन ट्रेडर है, वो कपड़ा बेच रहा है, तो यहाँ पर अरब व्यापारी आकर बस चुका है, तो ये अरब व्यापारी उससे कपड़ा खरीद लेगा, डायरेक्ट वो अपने रीजन में पहुँचा देगा, कोई कमी नहीं पड़ेगी, तुरंत कपड़ा खरीदेगा, तुरंत अपने अरब देश में पहुँचा देगा। और बार बार इस इंसान को नए नए कॉन्टैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जब अगली, जैसे यहाँ पर वो जब यहाँ पर अरब वाले रीजन में था तो वो 1 साल में 1 ही बार आ रहा था, तो उसे अब यहाँ पर छानबीन करनी पड़ेगी हर साल आकर। लेकिन अब वो जब यहाँ पर पहले से ही बसा हुआ है तो उसे पता है भाई कि कहाँ से क्या चीज़ खरीदनी है, कितने रुपए में खरीदनी है। इसके अलावा ये जो यहाँ पर आकर बस गए, इन्हें पता है कि यहाँ पर डिमांड किस चीज़ की है, कौन सा कपड़ा बिकेगा, कौन सा नहीं बिकेगा, कौन सा मसाला यहाँ पर पसंद किया जा रहा है, वो सब इनको यहाँ पर पता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे एक्सपोर्ट बढ़ा ना, क्योंकि अब ये इंसान बार बार कमी होने ही नहीं दे रहा है, यहाँ से उठा के सामान अपने देश में भेज दे रहा है, तो इंडिया का इससे एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है और इसीलिए ट्रेड एक्टिविटी इंडिया में बढ़ने लगती हैं। ठीक है, इसके अलावा विदेशी व्यापारी आएगा तो अपने साथ में पैसा लेकर आएगा, मतलब पैसा मतलब कि इन्वेस्टमेंट, यानी जो निवेश होता है। ठीक है, तो भारत में पैसा आएगा, और जब किसी कंट्री में पैसा आता है तो वो डेवलप तो अपने आप ही करती है फिर। तो ये सारी बातें हो जाती हैं, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इरिगेशन वगैरह हमने देख लिया, गिल्ड जाति वगैरह ये सब देख लिए। ठीक है, और अलग अलग काम होते रहे इंडिया में, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह, शिप बिल्डिंग वगैरह, ये सब होती रहीं। ठीक है, अब अगली वीडियो में ना हम इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लेंदी। तो जो हुंडी सिस्टम है उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। तो इस टॉपिक को हम 2 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ ले रहे हैं। तो इसके आगे का ये यहाँ तक का जो भी टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।